नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय घटनाक्रमों की चर्चा कर रहे थे और आज के इस वीडियो में इसी राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा में हम आगे बात करेंगे कि सरकार ने पारंपरिक आयुष चिकित्सा प्रणालियां जो हैं, उन आयुष चिकित्सा प्रणालियों के शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए देश में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों की स्थापना जो है, वो सरकार ने की है। अब बात यह है कि ये आयुष संस्थान, आयुष चिकित्सा प्रणालियां जो है ये क्या है। देखिए, आयुष चिकित्सा प्रणाली अगर आपको याद हो तो आयुष एक जो शब्द गढ़ा गया था, इसमें आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, इसमें होम्योपैथी, इसमें सिद्धा, इसमें यूनानी, इस तरह की जो चिकित्सा पद्धतियां थी, ये चिकित्सा पद्धतियां हमारे देश में धीरे धीरे करके जो है विलुप्त होती जा रही थी। एक बार फिर से उनको जो है जागृत करने के लिए, एक बार फिर से जो है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया है, तो सरकार ने जो है वो इनके शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 3 राष्ट्रीय संस्थान जो है वो स्थापित किए हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय संस्थान जो है वो कहाँ किया गया है? सबसे पहला राष्ट्रीय संस्थान जो है वो भारतीय आयुर्वेद संस्थान या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA, इसकी स्थापना जो है पणजी गोवा में की गई है। तो सबसे पहले जो है एक आयुर्वेद के लिए जो है एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है और ये पणजी गोवा में की गई है। दूसरा जो है वो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, अर्थात यूनानी जो चिकित्सा प्रणाली है, इस यूनानी चिकित्सा प्रणाली को एक बार फिर से बढ़ावा देने के लिए, एक बार फिर से उसमें शोध अनुसंधान शिक्षण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो है वो एक संस्थान की स्थापना की गई है। और तीसरा जो है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो है नई दिल्ली में जो है स्थापित की गई है। और इस संस्थान का उद्देश्य क्या होगा? तो इस संस्थान का उद्देश्य जो है वो होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथी की जो चिकित्सा प्रणाली है इसको बढ़ावा देने के लिए जो है वो किया गया। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो जगह पूछा जा सकते हैं। इसमें से पणजी गोवा ये महत्वपूर्ण है। इसी तरह से राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान जो है वो कहाँ स्थापित किया गया, या राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान जो है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो इसमें ये प्रश्न जो है बन सकते हैं। दूसरे टॉपिक पर हम आए तो अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना ये सरकार ने जो है अभी लगभग 1000 से भी अधिक छोटे लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं पूरे देश के, उन रेलवे स्टेशन के उन्नयन और नवीनीकरण के लिए जो है ये योजना चलाई गई है। तो पहले तो प्रश्न ये बन सकता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना जो है वो देश के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों के उन्नयन एवं नवीनीकरण की योजना है। सरकार ने ये योजना जो प्रारंभ की है, इसके लिए उन्होंने क्या किया है? तो इसके लिए जो है उन्होंने जो भी स्टेशन पूरे देश में चुने गए हैं उसमें 10 से 20 करोड़ रुपए जो है हर स्टेशन के नवीनीकरण पर जो है 10 से 20 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया जाएगा। ये पूरा का पूरा काम जो है 1-1.5 साल में जो है कंप्लीट कर दिया जाने की जो है बात की गई है। तो इस तरह से जो है जो जितने भी छोटे रेलवे स्टेशन हैं, जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं, उनको जो है उनके नवीनीकरण की योजना जो है वो अमृत भारत स्टेशन योजना है। अगले टॉपिक पर हम बात करें तो भारत के सुझाव पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को पौष्टिक अनाजों का वर्ष घोषित किया है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसमें से प्रश्न बन सकता है क्योंकि भारत की रिकमेंडेशन थी, इंडिया ने ही रिकमेंड किया था कि 2023 को जो है पौष्टिक अनाजों का वर्ष जो है वो घोषित किया जाए। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 को किस नाम से या किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो यह पौष्टिक अनाजों के वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो ये एक जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे रिलेटेड जो है एक टॉपिक हम आगे भी जो है पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पौष्टिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो एक गीत जो है वो लिखा गया है। उसको जो है ग्रैमी अवार्ड्स में भी जो है नामित किया गया था। तो उसके बाद हम आगे करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक को देखें। भारत में अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण जो है देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो ऐसे सैनिक, सेना के ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने जान कुर्बान कर दिए, ऐसे सैनिकों को परमवीर चक्र जो है वो प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र जो है वो हमारे देश में अगर हम देखें तो हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण गैलेंट्री अवार्ड जो है वो परमवीर चक्र माना जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा का आपने नाम सुना होगा। ऐसे जवान जो है वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। ऐसे लोगों को परमवीर चक्र जो है वो प्रदान किया जाता है। और हमारे देश में जो अंडमान निकोबार के कई सारे जो द्वीप हैं, जिनको अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता है, अंग्रेजों ने जो है इस तरह के जो द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, उनको अंग्रेज अधिकारियों के नाम पे रखा था। जैसे वहाँ पे जो है कुछ द्वीप जो पहले नील द्वीप या हैवलॉक द्वीप के नाम से जाने जाते थे,
जो उस समय अंग्रेज अधिकारी जो है और कर्नल नील या हैवलॉक, ये लोग जो उस समय के अंग्रेज अधिकारी थे, उन लोगों के नाम पर रखे गए थे। बाद में भारत ने जो है इनका नामकरण जो है अलग से किया और अभी वहाँ के जो 21 निर्जन द्वीप थे, इन 21 द्वीपों का नामकरण जो है हमारे देश के परमवीर चक्र विजेता जो है उनके नाम पर किए गए। तो प्रश्न जो है ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है कितने द्वीपों का नाम जो है वो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर जो है किया गया है। एक और टॉपिक अगर हम देखें तो इसमें आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने राष्ट्रपति भवन में जो ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स है उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ये पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने हाल ही में जो ऐतिहासिक मुगल गार्डन है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो उसका नाम बदलकर जो है वो अमृत उद्यान कर दिया है। इससे पहले भी जो है अगर हम देखें तो नई दिल्ली में जो है राजपथ हुआ करता था। इस राजपथ को पुराने समय में किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। सरकार ने इसका भी नाम बदलकर जो है कर्तव्य पथ कर दिया है। इस तरह से एक हम देख सकते हैं सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के जितने भी ऐसे विरासतें हैं, जिन विरासतों के नाम अंग्रेजों ने अपने हिसाब से रखे थे, उनका नाम बदलकर भारत सरकार जो है वो अपने हिसाब से उनका नाम बदला जा रहा है। कर्तव्य पथ सुनने में भी जो अच्छा लगता है और कर्तव्य पथ जो है वो पथ होगा जिस पर जो है जहाँ पे तमाम तरह के जो वहाँ पे लोग हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो ये भी है। एक और तथ्य जो है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या है? तो जल जीवन मिशन की घोषणा जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी 15 अगस्त 2019 को और इस मिशन का उद्देश्य था कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन जो है वो उपलब्ध करा दिया जाए, है ना। अब यहाँ पर जो है जल शक्ति मंत्रालय जो है इस मिशन के लिए जो है नोडल एजेंसी है और अभी तक इस योजना के अंतर्गत 56.84% से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल की आपूर्ति जो है वो अब की जा रही है। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये भी। अभी तक लोगों के घरों में जो है नल से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। लोग जो है तालाबों से या बाहर हैंडपंप से या नदी से कहीं तो भी जो है वो पानी की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित करते थे। लेकिन सरकार ने जो है वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है ये सोचा कि घरों तक जो है लोगों के घरों तक जो है नल से जल की आपूर्ति कराई जाए और इसीलिए इस योजना को जो है प्रारंभ किया गया। तो एक फैक्ट ये है कि अभी तक लगभग 56.84% घरों में जल की आपूर्ति जो है नलों के जरिए जो है वो होने लगी है। ये फैक्ट तो जो है आपको पता है। मध्य प्रदेश में श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 17 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस अवसर पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और 8 चीते लाने के बाद सरकार ने दक्षिण अफ्रीका से भी जो है वो एक करार किया और दक्षिण अफ्रीका से सरकार ने जो है वो 12 चीते, है ना, वो लाने का एक करार किया। भारतीय वायुसेना का जो मालवाहक विमान है ग्लोब मास्टर, इसके जरिए जो है ये चीते जो है वो लाए गए। 12 चीतों की ये जो खेप है, कूनो में लाए गए चीतों की कुल संख्या जो है 12 ये हो गए और 8 जो है नामीबिया से लाए गए थे, तो कुल मिलाकर जो है 20 अब इनकी संख्या हो गई है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ने जो है एक करार किया है। भारत ने जो है वो एक अनुबंध किया है जिसके अनुसार प्रति वर्ष दक्षिण अफ्रीका जो है वो 12 चीते जो है भारत को देगा। इस प्रकार कुल एक दशक में कितने चीते मिल जाएंगे? तो 120 चीते जो है वो दक्षिण अफ्रीका से मिलेंगे। तो ये भी अपने आप में जो है महत्वपूर्ण तथ्य है। श्योपुर में जो पालपुर कूनो अभ्यारण्य जो पहले हुआ करता था उसको जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में परिवर्तित किया गया और फिर जो है नामीबिया से जो है चीते वहां पर सबसे पहले ना 17 सितंबर 2022 को वहां पर जो है 8 चीते लाए गए थे। बाद में 12 चीते जो है दक्षिण अफ्रीका से लाए गए। इस तरह से कुल 20 चीते जो है वर्तमान में वहां हो गए। हालांकि इनमें से कुछ चीते जो है वो मर भी गए। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ तो यहाँ का वातावरण जो है उनको सूट नहीं आया या कुछ तो अन्य भी जो है कारण रहे जिसकी वजह से ये चीते जो है वहां पर मरे। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि लगातार चीतों से जो है चीतों के बच्चों का जन्म हो भी रहा है। तो इस लिहाज से जो है अगर हम देखें तो चीता जो कि हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट हो गया था, विलुप्त हो गया था, एक बार फिर से जो है उसको भारत में बसाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ये बात भी एक महत्वपूर्ण है कि 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया में अंतिम चीते का शिकार जो है वो किया गया था 1947 में। आप समझ सकते हैं कि 1947 में ही, है ना, अंतिम चीता जो है वो यहाँ पर था, उसका शिकार कर लिया गया था और उसके बाद से हमारे यहाँ चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया था।
1952 में जो है चीते को एक्सटिंक्ट घोषित किया गया था, विलुप्त घोषित किया गया था। इस तरह से अगर जो है हम बात करें तो इसमें से 2-4 प्रश्न जो है बन जाते हैं कि नामीबिया से कितने चीते लाए गए, दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए, या इसी तरह से जो है हमारे यहाँ इसको एक्सटिंक्ट कब घोषित किया गया था, तो 1952 में जो है इस चीते को एक्सटिंक्ट या विलुप्त प्रजाति जो है वो घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट फैक्ट अगर हम देखें तो 10 फरवरी 2023 को इसरो के छोटे व्यावसायिक प्रक्षेपण यान जो है SSLV-D2 इसने जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरी। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, 3 उपग्रहों को जो है वो इसने अपने निर्धारित कक्षाओं में पहुंचाया। इन उपग्रहों में सबसे पहला तो जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 07। साथ ही जो है चेन्नई में जो है स्पेस स्टार्टअप जो स्पेस किड्स, इसका भी एक उपग्रह आजादी सैट 2, और अमेरिका का एक छोटा उपग्रह जो है जानुस 1, ये भी शामिल है। इस तरह से जो है तीन जो है वो सैटेलाइट्स को लेकर ये जो अंतरिक्ष यान था इसने जो है 10 फरवरी 2023 को उड़ान भरी। ये इसरो का छोटा व्यावसायिक प्रक्षेपण यान था जिसका नाम जो है SSLV-D2। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में जो है पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इसको जो है डाल दिया था। खैर, नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स इन दो संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है और इनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरह से अगर हम देखें तो इन दो संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन हैं इनकी संख्या जो है भारत के लिहाज से इनकी संख्या 44 हो गई है। और साथ ही साथ जो है गृह मंत्रालय ने जो खालिस्तान का समर्थक था हरविंदर सिंह सिंधु, या इसी को जो है रिंदा के नाम से जाना जाता था, इसको भी जो है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आतंकी घोषित कर दिया गया। आप सबको पता है कि पंजाब से जो है अलग एक खालिस्तान राष्ट्र की मांग को करते हुए जो है ये जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी घटनाएं जो है वो करते रहे हैं। इसीलिए ये जो व्यक्ति है रिंदा या हरविंदर सिंह सिंधु, इसको जो है वो आतंकी घोषित किया गया। भारत सरकार ने जो है अभी तक कई इस तरह के पर्सनली कई सारे लोगों को जो है वो आतंकी घोषित किया है। इस क्रम में जो है ये जो सिंधु है ये 54वां व्यक्ति जो है 54th व्यक्ति है जिसे भारत सरकार ने जो है वो अपनी ओर से आतंकी घोषित। नेक्स्ट एक चीज जो है वो क्रिकेट से जुड़ी हुई है, महिला क्रिकेट से जुड़ी हुई है। देखिए पुरुषों का जो है क्रिकेट IPL जो है वो बहुत फेमस रहा, इंडियन प्रीमियर लीग IPL, और पुरुषों के इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक महिला प्रीमियर लीग या WPL की शुरुआत जो है वो भी कर दी है। और इस टूर्नामेंट में ने BCCI ने जो है वो BCCI पहले एक महिलाओं का T20 चैलेंज जो है वो आयोजित किया करता था, उसका स्थान जो है अब ये WPL ले लेगा, है ना, वुमेन प्रीमियर लीग। और वुमेन प्रीमियर लीग का शुभारंभ जो है वो 5 टीमों के साथ किया गया है। सबसे पहली टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इसकी जो कैप्टन है वो स्मृति मंधाना होंगी, ये भारत की ही हैं स्मृति मंधाना। इसी तरह से दूसरी जो टीम है UP वॉरियर्स, इसकी जो कैप्टन अलीसा हीली, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। मुंबई इंडियंस तीसरी टीम, इसकी कैप्टन हरमनप्रीत कौर, ये जो है भारत की हैं। चौथी टीम गुजरात जायंट्स, जिसके कैप्टन बेथ मूनी, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया से हैं। दिल्ली कैपिटल्स मैग लेनिंग, इसकी कप्तान जो है होंगी वो भी ऑस्ट्रेलिया से हैं। इस तरह से कुल मिलाकर जो है ये 5 टीमें होंगी और इन 5 टीमों के साथ जो है ये WPL की शुरुआत जो है की गई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहले जो है जो महिला टीम हुआ करती थी क्रिकेट की उसको इतना हाइप जो है वो नहीं मिलता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जो है महिलाओं ने भी अपनी मेहनत की और उसके बाद जो है महिला क्रिकेट को भी जो है वो बढ़ावा मिला। और अब पुरुषों के साथ साथ जो है वो महिलाओं का जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो शुरू हुआ है WPL के नाम से। तो एक बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है वो यहाँ पर घटित। इसके बाद एक फैक्ट है कि नासा और इसरो ने एक साथ मिलकर अभी तक का सबसे महंगा पृथ्वी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार का फुल फॉर्म जो है पूछा जा सकता है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका निर्माण जो है वो किया है। 9 मार्च 2023 को बेंगलुरु में जो है इसको जो सैटेलाइट असेंबलिंग सेंटर है वहां जो है ले जाया गया। ये अंतरिक्ष में रहते हुए जो पृथ्वी सतह है उसका जो है अवलोकन करेगा, उससे जो है डाटा तैयार करेगा, साथ ही साथ जो है पृथ्वी के मौसम पर नजर रखेगा। सैटेलाइट को बनाने में लगभग $1.5 अरब की लागत आई है। एक विशालकाय रडार के जरिए धरती, समुद्र, बर्फ, इन सभी का जो है ये अवलोकन करेगा। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है घटना घटित हुई है कि
पहले जो है इसरो को आप अगर देखें तो इतिहास में इसरो को जो है कोई पूछता नहीं था और लोगों को लगता था कि इसरो पता नहीं कुछ कर पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगा। और आज स्थिति ये है कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से नासा इसरो के साथ इस तरह के करार कर रहा है, नासा इसरो के साथ इस तरह से जो है मिलकर काम कर रहा है। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस पर जो है प्रश्न बन सकता है। इसके बाद हम फिर से जरा बाघों की बात करेंगे। बाघों का जो है एक वर्तमान में बाघों के आंकड़े जो है वो जारी किए गए हैं। हालांकि राज्यवार आंकड़े जो है वो जारी नहीं किए गए हैं और ये बताया गया है कि पूरे देश में जो है वो अभी बाघों की संख्या जो है वो कितनी हो गई है, तो 3167 ये अभी जो है बाघों की संख्या हो गई। दरअसल 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था और उसके बाद से जो है 1 अप्रैल 1973 के बाद से अभी तक 3167 अभी मतलब जो बाघों की गणना हुई है, 5वें चक्र की गणना हुई है, उसमें 3167 बाघ जो है बताए गए हैं। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होने के बाद आज 2023 है और इस प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए हैं और इसी अवसर पर जो ये गणना की गई थी उसमें 3167 जो है बाघों की संख्या बताई गई है। हालांकि राज्यवार जो है ये आंकड़े उपलब्ध नहीं है। और कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जब 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी उस समय पूरे देश में बाघों की संख्या जो है कुल मिलाकर 263 थी। मात्र 263 बाघ बचे थे और धीरे धीरे करके जो है बाघ भी चीतों की तरह ही एक्सटिंक्ट होते जा रहे थे। सरकार ने समय रहते जो है वो सरकार ने इनके बचाव को प्रारंभ किया और फिर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और उसके बाद अभी वर्तमान में जो है संख्या बढ़कर 3167 हो गई है, जो कि संतोषजनक है। धीरे धीरे करके और जो है आगे इन बाघों को बचाने की कोशिश जारी है। निश्चित रूप से जो है बाघों की संख्या और बढ़ेगी। अगला फैक्ट अगर जो है हम देखें तो भारतीय नौसेना को प्राप्त पहले हैवीवेट सबमरीन डिस्ट्रॉयर जो है, सबमरीन डिस्ट्रॉयर टॉर्पीडो, ये सबमरीन डिस्ट्रॉयर टॉर्पीडो क्या होता है? तो टॉर्पीडो दरअसल एक मिसाइल है जो सबमरीन से दागी जाती है और वो क्या करता है, तो सबमरीन्स जो पानी के अंदर चलती हैं, है ना, उनको जो है डिस्ट्रॉय करने का काम, उनको जो है नष्ट करने का काम करता है। अभी हमारे पास जो ये सबमरीन डिस्ट्रॉयर है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वरुणास्त्र दिया गया है। 6 जून 2023 को जो है वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया था और दरअसल वरुण जो है समुद्र के देवता को वरुण नाम दिया जाता है, तो उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम वरुणास्त्र किया गया है। वरुणास्त्र जो है वो 40 नॉटिकल माइल प्रति घंटे की स्पीड से जो है दुश्मन के वॉरशिप, सबमरीन, इनको जो है नष्ट करने में सक्षम है। वरुणास्त्र को सबमरीन से भी दाग सकते हैं, वॉरशिप से भी दाग। सबमरीन का मतलब पानी के अंदर जो चलने वाली जो चीज होती है, पनडुब्बी जिसे हम कहते हैं, और वॉरशिप, वॉरशिप का मतलब एक ऐसा शिप, एक ऐसा जहाज पानी का जहां पर जो है वो डेक होते हैं और जहां पर इस तरह के जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं उनको वहां पर रखकर भी जो है दागा जा सकता है। इसका विकास जो है वो डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ने किया था। इससे पहले भी जो है डीआरडीओ ने एक टॉर्पेडो जो है वो डेवलप किया था और इसका नाम था ताल, लेकिन वो लाइट वेट था। ये जो टॉर्पेडो है, ये जो डिस्ट्रॉयर है, ये एक तरह का जो है हैवी वेट डिस्ट्रॉयर है। ताल से क्या था, तो ताल से जो है छोटे टारगेट्स जो है उनको निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब जो है बड़े टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए जो है वो इस तरह का सबमरीन डिस्ट्रॉयर जो है, जिसे नाम दिया गया वरुणास्त्र, वो जो है लाया गया है। तो अपने आप में हमारे रक्षा क्षेत्र में भी जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो मानी। एक बहुत महत्वपूर्ण और दुखद घटना जो है वो 2 जून 2023 को हुई, जब जो है उड़ीसा में बालासोर जिले के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी। इस टक्कर में जो है 1200 से भी अधिक लोग घायल हो गए, 293 लोग जो है मारे गए थे। ट्रेनों का नाम पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में जो है किन ट्रेनों के बीच टक्कर हुई थी, तो चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी थी। इन तीनों के बीच जो है टक्कर हो गई थी। ये जो है मानवीय भूल की वजह से जो है ये टक्कर हुई थी और ये कहा जा रहा है कि इस टक्कर में जो है जो कंचन, जो कि जो है टक्कर रोधी एक उपकरण है, वो ट्रेनों में नहीं लगे हुए थे। इस वजह से जो है वो इस तरह की घटना घटित हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो ये भी है। इसके बाद हम उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जो ओवरऑल रैंकिंग होती है उसके बाद हम बात करें। देखिए देश में जो है जो उच्च शिक्षण संस्थान होते हैं, उन शिक्षण संस्थानों की एक रैंकिंग जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है घोषित की जाती है। शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग जो होती है 2023 में, ये जो अखिल भारतीय रैंकिंग थी, इसमें ओवरऑल कैटेगरी में
IIT मद्रास जो है वो पहले स्थान पर आई। IISc बेंगलुरु जो है वो दूसरे स्थान पर, IIT दिल्ली जो है वो तीसरे स्थान पर है। अलग अलग कैटेगरी में जो है कई सारी कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे सबसे अच्छा महाविद्यालय कौन सा, सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन सा, सबसे अच्छा जो है वो मैनेजमेंट का कॉलेज कौन सा, सबसे अच्छा जो है इंजीनियरिंग का कॉलेज कौन सा, इस तरह के जो है बहुत सारी कैटेगरीज जो है बनाई गई हैं। मैं केवल 2 कैटेगरीज की जो है मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए जो ओवरऑल कैटेगरी है, पहले हम उसकी बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी में जो है अगर हम देखें तो IIT मद्रास जो है पहले स्थान पर है, जबकि IISc बेंगलुरु जो है दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर जो है IIT दिल्ली है। इसी तरह से अगर शीर्ष के 10 विश्वविद्यालयों की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो IISc बेंगलुरु जो है वो पहले स्थान पर है, JNU दूसरे स्थान पर है। इसी तरह से जामिया मिलिशिया इस्लामिया जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो अलग अलग कई सारी जो है कैटेगरीज बनाई गई हैं। मुझे नहीं लगता कि सारी कैटेगरीज से जो है प्रश्न पूछेंगे। इसमें एक कैटेगरी जो ओवरऑल कैटेगरी है, जिसमें IIT मद्रास जो है पहले स्थान पर है, उससे ही जो है प्रश्न बन सकता है। तो मैंने इसलिए जो है सारी चीजों को न लिखते हुए केवल 2 फैक्ट्स जो है मैंने इसमें डाले। अगला जो फैक्ट है वो है पेड़ों को बचाने से संबंधित। एक बहुत महत्वपूर्ण और अनूठी पहल जो है हरियाणा सरकार ने की है और प्राण वायु देवता पेंशन योजना, इसको जो है लागू किया है। अब ये प्राण वायु देवता पेंशन योजना क्या है? तो हरियाणा सरकार ने जो है ये एक योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, यदि कोई व्यक्ति जो है उनका रख रखाव करता है, तो इन वृक्षों के रख रखाव करने वाले व्यक्ति को, केयर टेकर को, प्रति वर्ष 250 रुपये जो है पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अनूठी पहल है ये, कि जो व्यक्ति जो है 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेड़ों को सुरक्षित रखेगा, उनका रख रखाव करेगा, उसको 2500 रुपये प्रति वर्ष जो है पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण और अच्छी और अनूठी पहल। इसके बाद भारत सरकार जो है वो भारत सरकार का जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उसके द्वारा दिव्यांग जो कारीगर हैं, दिव्यांग जो उद्यमी हैं, उनके उत्पादन को, उनकी शिल्प कला को प्रदर्शित करने के लिए देश के अलग अलग शहरों में दिसंबर 2022 से ही एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले को नाम दिया गया था दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला जो है इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इस मेले में केवल और केवल देश के दिव्यांग लोगों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उनको ही प्रदर्शित किया जाएगा। इस तरह से दिव्यांगों की कला को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश को इससे जो है अवगत कराने के लिए ही दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका 5वां आयोजन, इस क्रम में जो है इसका 5वां आयोजन जो है 17 से 23 जून 2023 को इंदौर में किया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसलिए जो है क्योंकि ये हमारे राज्य से संबंधित है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्य कला मेले का आयोजन जो है वो हाल में ही मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में इंदौर में किया गया, और उसके बाद जो छठा आयोजन था वो जयपुर में किया गया था 29 जून से 5 जुलाई 2023 के बीच। तो इस तरह से ये एक फैक्ट जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश का शहर जो है वो इससे संबंधित है, तो ये हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण हो सकता है प्रश्न। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत की पहल पर ही चालू वर्ष अर्थात 2023 को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, पौष्टिक अनाज वर्ष घोषित किया था। मोटे अनाजों का लाभ जनता को बताने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक गीत की रचना भी की थी, और इस गीत की रचना उन्होंने जो है जो ग्रैमी पुरस्कार विजेता फालू जो है उनका स्टेज नाम है, उनका मूल नाम फाल्गुनी शाह है, और उनके पति गौरव शाह के साथ जो है मिलकर इस गीत की रचना जो है की थी। इस गीत को नाम दिया गया था अबंडेंस इन मिलेट्स। ये जो है प्रश्न याद रखें आप, ये फैक्ट जो है याद रखें, प्रश्न पूछा जा सकता है। अबंडेंस इन मिलेट्स जो है गीत किसने लिखा है, या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किनके साथ मिलकर अबंडेंस इन मिलेट्स गीत जो है वो लिखा है, इस तरह से भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। मूल रूप से हिंदी और अंग्रेजी में जो है इस गीत को लिखा गया है, और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जो है स्थानीय भाषाओं में इनका अनुवाद भी किया गया है। इस गीत अबंडेंस इन मिलेट्स को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में जो है शामिल किया गया था। दरअसल जो ग्रैमी अवार्ड होते हैं म्यूजिक के लिए, ग्रैमी अवार्ड जो दिए जाते हैं, उसमें एक श्रेणी होती है ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की। तो इस कैटेगरी में जो है वो इस गीत को जो है वो शामिल किया गया था। श्री नरेंद्र मोदी ने जो है इस गीत में अपनी आवाज भी दी है। इस लिहाज से जो है देखा जाए तो एक बहुत और महत्वपूर्ण जो है
पहल की गई है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि मोटे अनाजों को जो है कैसे बढ़ावा दिया जाए, है ना। तो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है वो यहाँ पर ये उठाया गया, तो ये एक फैक्ट भी है। उसके बाद हम देखें तो हैदराबाद में जो है, हैदराबाद में एक स्टार्टअप है गोल्डसिका, उसने जो है ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी जो होता है, उस ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी की मदद से बेगमपेट, जो हैदराबाद में बेगमपेट जगह है, वहां पर अपना पहला गोल्ड एटीएम जो है लॉन्च किया है। ये भारत का पहला गोल्ड एटीएम होगा और दुनिया का, ये भारत का पहला गोल्ड एटीएम होगा और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम होगा। एटीएम की कुल क्षमता जो है 5 किलो सोना रखने की, मतलब 5 किलो सोना जो है एटीएम में रखा जा सकेगा और सोने की मात्रा जो है 0.5 ग्राम से लेकर और 100 ग्राम्स तक के 8 विकल्पों के रूप में जो है वो सोने का इसमें सोने की जो उपलब्धता होगी वो होगी। इसी कंपनी ने जो हैदराबाद के पुराने शहर के हवाई अड्डे पर 3 मशीनें लॉन्च करने की योजना बनाई है और उन्हें करीमनगर और वारंगल में जो है लॉन्च करने का प्रस्ताव भी है। तो यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है सोने का एटीएम, मतलब एटीएम में जो है सोना और वहां से जो है सोना आप निकाल सकते हैं, इस तरह की जो है पहल यहाँ पर जो है की गई है। आने वाले 2 वर्षों में भारत में 3000 मशीनें लॉन्च करने की योजना भी जो है इस कंपनी की है। तो ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो यहाँ पर जो है हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, ये एक फैक्ट भी था। नेक्स्ट फैक्ट हम देखें तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 जो है वो 21 से 24 जनवरी 2023 तक भोपाल में आयोजित किया गया। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे लिए, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भोपाल में आयोजित किया गया, चूंकि हमारे शहर, हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि IISF जो है 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये भोपाल में आयोजित किया गया था। 2015 में जो है IISF की स्थापना हुई थी और उसके बाद से ये इसका 8वां संस्करण है, 8वां जो है 8वीं बार ये कहीं पर जो है आयोजित किया जा रहा है। IISF जो है वो विज्ञान भारती के सहयोग से इन्होंने क्या किया है, तो विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इन सब के जो है भारत सरकार की एक अपनी पहल है। देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के नेतृत्व में स्वदेशी भावना के साथ ये एक विज्ञान आंदोलन है, एक तरह से जो है ये एक विज्ञान आंदोलन है और उसकी जो है ये फेस्टिवल जो है चूंकि भोपाल में आयोजित किया गया है, इसीलिए जो है मध्य प्रदेश के लिहाज से जो है, मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिहाज से जो है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज हमने जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा की। इसी चर्चा को हम अपने अगले वीडियो में जो है वो जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।